The secret of your future is hidden in your daily routine. So make it very wisely and follow it very dedicatedly. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकेश और आप देख रहे हैं डिस्टिम। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं भारत की टॉप लीडिंग फुटवेयर कंपनी रिलैक्सो के बारे में। अब टॉप लीडिंग कंपनी इसीलिए क्योंकि रिलैक्सो के साथ साथ बाटा इंडिया भी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी है। और इन दोनों के बीच हमेशा नेक टू नेक कंपटीशन चलता ही रहता है, कभी रिलैक्सो आगे तो कभी बाटा इंडिया आगे। वैसे मैं बता दूं कि मार्केट शेयर के मामले में बाटा इंडिया रिलैक्सो को पीछे छोड़ चुकी है और हमेशा से टॉप रेटिंग कंपनी बनी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और साथ ही साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो रिलैक्सो बाटा इंडिया से भी आगे हो चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिलैक्सो बहुत ही जल्द बाटा इंडिया को हर मामले में पीछे छोड़ करके टॉप रेटिंग इंडिया की बन जाएगी फुटवेयर कंपनी रिलैक्सो। तो आज हम यहाँ बात करेंगे रिलैक्सो की कंप्लीट केस स्टडी, कैसे दो भाइयों ने मिलकर के अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाया और आज रिलैक्सो को इतनी बड़ी कंपनी बना दी है। और हम बात करेंगे इनकी कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे बाटा इंडिया को ये पीछे छोड़ चुके हैं आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं, पूरा जो इंडिया का जो फुटवेयर इंडस्ट्री का साइज है और रिलैक्सो की पूरी केस स्टडी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स को पकड़ लेते हैं। तो ग्लोबली जो पूरा फुटवेयर का मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला लेदर कैटेगरी और दूसरा नन लेदर कैटेगरी। 86% जो कंजप्शन होता है पूरा ग्लोबल के तौर पे वहां पे होता है सिर्फ नन लेदर कैटेगरी में ही। मात्र 14% ही लोग जो है वो लेदर की क्वालिटी, लेदर का फुटवेयर जो है प्रीफर करते हैं। इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ी कंट्री आती है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है फुटवेयर का। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे हमेशा की तरह चाइना ही बना हुआ है, जो कि लगभग प्रोडक्शन के मामले में 55.8% कंट्रीब्यूट करती है पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इंडिया की बात करें तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड लगभग 10.7% कंट्रीब्यूट करता है। अब चाहे कोई भी सेक्टर हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड। भारत के लेवल में बात करें तो यहाँ पे लगभग 75% ये जो फुटवेयर का सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड ही है, जो कि फुलफिल किए जा रहे हैं एमएसएमईज के द्वारा। और मात्र 25% ही है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं जो कि बाटा इंडिया और ये श्री लेदर हो गया, रिलैक्सो हो गया और भी कई सारी मेजर मेजर कंपनीज है। जिसमें मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो बाटा इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 35% से भी ज्यादा है इंडिया में। बात करें रिलैक्सो की जो कि दूसरे नंबर पे आती है मार्केट शेयर के मामले में, उसका जो मार्केट शेयर है वो है लगभग 9 से 10% के लगभग। अब जो इसका जो मार्केट साइज चल रहा है इंडिया में 2019 में जो इसका मार्केट साइज था दोस्तों वो था लगभग $10.6 बिलियन का। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक इसका जो मार्केट शेयर हो जाएगा पूरा फुटवेयर इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर वो हो जाएगा लगभग $15.5 बिलियन का। तो आज भी आप देख सकते हो कि मैंने बताया आपको कि ये काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इसमें बाकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे आपको इससे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पूरी कंपनी रिलैक्सो के बारे में। तो रिलैक्सो कंपनी की शुरुआत होती है दोस्तों दुआज फैमिली से। जब साल 1971 में इनकी पूरे फैमिली बिजनेस का बंटवारा हो जाता है और बंटवारे के बाद दुआज फैमिली के खाते में आते हैं 1 लाख रुपए, जो कि इनको फैमिली बिजनेस के क्रेडिटर्स से लेने होते हैं। लेकिन जब ये क्रेडिटर्स के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए तो वो कुछ कंडीशन बना करके, कुछ बहाने बना करके इनको पैसे नहीं देते हैं और इनको शुरुआती दौर में ही 1 लाख का नुकसान हो जाता है। हालांकि बंटवारे के पहले इनका जो पूरा फैमिली बिजनेस होता है वो दो पार्ट में ऑपरेट करता है। सबसे पहला साइकिल पार्ट्स बनाने में और दूसरा फुटवेयर में। तो जब बंटवारे के बाद पूरा दुआ जो फैमिली होती है वो फोकस करती है सीधा सीधी फुटवेयर में ही। हालांकि बात करें तो इनको 1 लाख का नुकसान सहने के बाद फाइनली जाके साल 1976 में 350 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो एक रेंटेड प्रॉपर्टी होती है वहां 10,000 के डिपॉजिट के साथ अपना रिलैक्सो के बिजनेस शुरू करते हैं दिल्ली के अंदर से। हालांकि रिलैक्सो के अंदर इन्होंने सबसे पहला अपना जो ब्रांड इंट्रोड्यूस किया था वो था हवाई चप्पल के नाम से। और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए इन्होंने साल 1984 में अपने रिलैक्सो को रिलैक्सो फुटवेयर नाम लिमिटेड से अपने बिजनेस को रजिस्टर किया। हालांकि इनका बिजनेस का जो ब्रांड बिल्डिंग है वो स्टार्ट हुआ साल 1905 में, जब गवर्नमेंट ने इस पूरे फुटवेयर सेक्टर को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्वेशन से हटा दिया था। और उस समय भैया जो रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी है उन्होंने अपने दोनों हाथ पैर से जो इसका फायदा उठाना शुरू किया और 7.5 करोड़ का कैपिटलाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर इन्फ्यूज किया और हरियाणा के अंदर अपना प्लांट सेटअप किया। और उसी साल 1905 में ही ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बन गए, जहां पे इन्होंने सिर्फ अपने आईपीओ से लगभग 4.5 करोड़ रुपए रेज कर लिए थे। और फिर कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर फोकस किया और सबसे पहले इन्होंने इसके लिए रेडियो का सहारा लिया, जहां पे ये रेडियो के ऊपर जिंगल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और रमेश कुमार दुआ जो कि दुआ फैमिली के छोटे बेटे हैं, रमेश कुमार दुआ, और बड़े बेटे का नाम बताएं तो वो है मुकुंद लाल दुआ, ठीक है। तो रमेश कुमार दुआ का तो यहाँ तक कहना है कि वो उन्होंने अपने जिंगल्स के लिए जो सिंपल सिंपल जिंगल्स थे रेडियो के, उन्होंने उस जिंगल्स के लिए प्रत्येक जिंगल्स के 100 रुपए पे कर रहे थे वो, क्योंकि इनका जो स्ट्रांगली बिलीव था वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही था।
तो आप समझ सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करना चाहिए, चाहे कोई भी बिजनेस हो, स्टार्टअप हो। हालांकि कई सारे स्टार्टअप्स बिना एडवर्टाइजमेंट के भी चल जाते हैं, माउथ पब्लिसिटी से, लेकिन काफी सारे स्टार्टअप्स का एक कोर पॉइंट होता है एडवर्टाइजिंग, जो कि उनको काफी सोच समझ के करना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए। और फिर इन्होंने जो अपना नया नया प्लांट सेटअप किया था हरियाणा के अंदर, जिसकी कैपेसिटी थी लगभग 50,000 पेयर्स पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करने की, साल 2000 आते आते इन्होंने उसको भी काफी ज्यादा एक्सपैंड किया। और फिर अगले साल 2007 में इन्होंने अपने एक्सपोर्ट में भी एंट्री मार दी और अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी करने लगे अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन जो कंपनी का मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ है साल 2012 से लेकर के साल 2014 में, जहां पे इन्होंने कई सारे बदलाव किए। सबसे पहले इन्होंने काम किया कि जितने भी अपने लॉन्च किए थे इन्होंने सब ब्रांड्स, उसके लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले बात करें तो इन्होंने अक्षय कुमार, सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा जैसी बॉलीवुड की टॉप टॉप सेलिब्रिटीज को इंट्रोड्यूस किया अपने ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए। और दूसरे में इन्होंने काम किया अपने प्रोडक्शन के ऊपर और अपने जो पोर्टफोलियो को है उसको मैनेज करने के ऊपर। और तीसरे में इन्होंने काम किया डिस्ट्रीब्यूशन अपना जो चैनल था उसके ऊपर, और पूरा सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फिर पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड हो, अलग अलग कंट्रीज में वहां के लेवल पे हो। और चौथे में इन्होंने सबसे अनोखा काम करा अपना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च करके। फिर अगले में साल 2016 में इन्होंने अपने 250 से ज्यादा अपने कोको स्टोर्स खोल दिए थे। कोको स्टोर्स बोले तो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कि 250 से ज्यादा इनकी कंपनी के अपने स्टोर्स खुल चुके थे उस समय पे। अगले में फिर साल 2017 में कंपनी का पूरा री इनोवेशन किया गया, बोले तो रिवैम्प किया गया। और फिर साल 2019 आते आते कंपनी ने अपना 8वां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल दिया राजस्थान के अंदर। अब आज के स्टेटस के तौर पे बात करें तो आज पूरा रिलैक्सो ग्रुप के अंदर इनके 10 अलग अलग सब ब्रांड्स मौजूद है, जिसमें सबसे पहला रिलैक्सो हो गया, बहमास हो गया, फ्लाइट हो गया, स्पार्क्स हो गया, स्कूलमेट हो गया, बॉटसन हो गया, कैजुअल्स हो गया, किड्स फन हो गया, एलिना हो गया, और हो गया फिर मैरी जेन। तो ये इनके 10 अलग अलग सब ब्रांड्स है। और आज इनके पास इन टोटल इनके 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, जहां पे लगभग 7.5 लाख पेयर्स फुटवेयर के पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करे जाते हैं। और आज इनका परचेस 20 कंट्री से ज्यादा में भी अवेलेबल है। और इनके जो मैंने टोटल 10 सब ब्रांड्स बताया आपको, उसमें से स्पार्क्स, फ्लाइट, बहमास और स्कूलमेट, ये जो 4 इनके सब ब्रांड्स है, इनके टोटल रिवेन्यू में 80% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किन स्ट्रेटजीज के साथ ये अपने ब्रांड को यानी सब ब्रांड को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहला जो इनका स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो है प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन। अब मैंने आपको पीछे बता दिया कि पूरे रिलैक्सो ग्रुप के पास इनके 10 अलग अलग सब ब्रांड्स अवेलेबल है। तो जेंडर के ऊपर बात करें तो मान लो कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई किड्स है, तो फुटवेयर की रिक्वायरमेंट तो भाई सबको होनी है। और ये रिलैक्सो ग्रुप अच्छे से जानती है, और इन्होंने इसीलिए अपने जितने भी सब ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं वो अलग अलग कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर ही है। आज के टाइम पे बात करें तो आज इनके पास 400 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स के, जहाँ पे ये मान लो किसी को फ्लिप फ्लॉप पसंद है, किसी को भैया स्लीपर्स चाहिए, किसी को सैंडल्स की रिक्वायरमेंट है, किसी को शूज चाहिए। तो जो अपना सब ब्रांड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो अलग अलग कस्टमर्स के प्रेफरेंस और टेस्ट को देखते हुए किया है। फिर चाहे वो कोई जेंडर से बिलोंग करता हो या फिर किसी का कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर से हो। दूसरा जिनका स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है ब्रांड पोजिशनिंग को लेकर के। अब भैया इन्होंने जितने भी सब ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए हुए हैं उसकी पोजिशनिंग इन्होंने काफी ज्यादा स्मार्टली तरीके से करी हुई है, और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो भी काफी ज्यादा स्मार्टली तरीके से। सबसे पहले ब्रांड की बात करें तो वो है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो काफी ज्यादा रिलैक्स है। तो रिलैक्सो क्या चीज के लिए फेमस है, तो वो रबर स्लीपर्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इन्होंने उसका ब्रांड एम्बेसडर जो चुना है वो सलमान खान को चुना है। रिलैक्सो रिलैक्स, तो रिलैक्सो में रहता है सलमान खान भाई, तो काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसलिए सलमान खान को इसलिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। दूसरे में बात करें तो वो है फ्लाइट। तो फ्लाइट जो काफी ज्यादा फैशनेबल चप्पल है और काफी ज्यादा लाइट वेट भी है। तो लाइट वेट में या फिर रिलैक्स फॉर्म रहता है, सलमान खान जो रहते हैं, तो इसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर चुना है सलमान खान को ही। तीसरे में बात करें तो वो है स्पार्क्स। तो स्पार्क्स काफी बड़ा रेंज है स्पोर्ट्स शूज का या फिर कैनवस शूज का या फिर सैंडल्स का या फिर स्लीपर्स का। तो स्पोर्ट्स शूज हो, कैनवस शूज हो, तो बोले तो एक्शन की बात हो रही है और स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो बॉलीवुड में सबसे परफेक्ट बैठ रहा है उनके लिए अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को उन्होंने उसके लिए ब्रांड इंट्रोड्यूस किया हुआ है और ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो ये सब कॉन्सेप्टली काफी ज्यादा माइंड में हिट करता है कि स्पोर्ट्स और एक्शन के लिए अक्षय कुमार काफी ज्यादा फिट बैठते हैं, ठीक है। चौथे की और बात करें तो वो है इनका स्कूलमेट को लेकर के। स्कूलमेट में इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, फिर चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है। और बहमास में, तो बहमास में इन्होंने टारगेट किया है ट्रेंडी को। तो जहाँ पे जो ट्रेंडिंग जो यूथ है वो ट्रेंडिंग फ्लिप फ्लॉप्स या स्लीपर्स पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहमास को इंट्रोड्यूस किया अपना ब्रांड। और उसके अंदर इन्होंने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है शाहिद कपूर और श्रुति हसन को। तो ट्रेंडी में तो ज्यादातर शाहिद कपूर वगैरह काफी ज्यादा यूथ आइकन टाइप से रहते हैं, और इसलिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना वो इनको चुना हुआ है। और अगले में बात करें तो इनका जो बड़ा ब्रांड है बच्चों को लेकर के वो है किड्स फन। तो भैया इन्होंने बच्चों को भी काफी ज्यादा टारगेट किया है और बोला है कि बच्चों को भी काफी ज्यादा रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, सॉरी रंग बिरंगे कपड़े नहीं, रंग बिरंगे जो जूते चप्पल हैं वो काफी ज्यादा उनको भी पहनाया जाए।
तो देखा जाए तो ये हर जो एज ग्रुप है वो उसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने ब्रांड पोजिशनिंग की तरीके से। तो अगर आपने इसको पूरे गौर से देखा तो आपको, अगर मान लो अगर आप पर्सनली आप अगर इनका प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हो तो ये घुमा फिरा के आपके घर में जो भी जने हैं, जो भी जेंडर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से इनके ब्रांड्स का, सब ब्रांड्स का कंजप्शन जरूर ही कर रहे होंगे। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप भी इनके ब्रांड का कंजप्शन कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो कमेंट में बताओ कि आप इनका कौन सा सबसे ज्यादा जो ब्रांड है उसका यूज कर रहे हो। तीसरा जो इनका स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो है प्रोडक्ट इनोवेशन को लेकर के। तो मैंने पीछे बताया आपको कि रिलैक्सो ग्रुप की जब शुरुआत करी गई थी तो इन्होंने सबसे पहले एक ब्रांड इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था हवाई चप्पल, ठीक है। और आज इनके पास लगातार प्रोडक्ट की इनोवेशन करने के साथ साथ आज इनके पास 10 अलग अलग सब ब्रांड्स अवेलेबल है। तो ये कैसे हुआ? लगातार प्रोडक्ट की इनोवेशन करने के कारण ही हुआ। और दूसरे में ये क्या कर रहे थे कि कस्टमर के लिए काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे थे। इनका जो मेन टारगेट कंज्यूमर है वो है मिडिल क्लास के लोग ही, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लोगों की रेंज को देखते हुए, उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है, उनका जो बजट सेगमेंट में आता है, जो भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, तो वो उन्हीं को टारगेट कर रहे थे। तो आज देखा जाए तो चाहे फ्लिप फ्लॉप्स हो, चाहे सैंडल्स हो, या फिर छोटे बच्चों की दुनिया हो, या फिर थोड़े बच्चे बड़े होते हैं जो कि स्कूल्स वगैरह जाते हैं, तो उसकी दुनिया में और उसकी मार्केट में भी काफी अच्छे से पोजिशनिंग कर पा रहे हैं और काफी अच्छे से सारे मार्केट को कैटर कर पा रहे हैं। और ये सब कारण कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट की लगातार इनोवेशन के कारण ही। और यही इनोवेशन के कारण ही ये काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं। और देखते देखते ये बाटा इंडिया को भी हर मामले में तो नहीं, कुछ मामले में काफी ज्यादा चीजें छोड़ चुके हैं। चौथा जो इनका स्ट्रेटजी है दोस्तों वो है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंस को लेकर के। तो आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो मॉडल पे काम करता है। सबसे पहला कोको और दूसरा फोफो। तो कोको के बारे में मैंने पीछे बता दिया, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। फोफो जो चीज होता है वो है फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो जो कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड है तो वहां पे जो प्रोडक्ट्स है तो वो तो कंपनी से डायरेक्ट आया था अपने पास, क्योंकि इनके अपने स्टोर्स हैं। फोफो में ये क्या करते हैं कि फ्रेंचाइजी ओन कर रहा है और फ्रेंचाइजी ऑपरेट भी कर रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आएगा? तो बस ये सप्लाई कर देते हैं जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं स्टॉक का, तो सप्लाई कर देते हैं, बाकी फ्रेंचाइजी को समझना होता है। तो आज के टाइम के हिसाब से बात करें तो आज इनके पास 350 से ज्यादा अपने आउटलेट रिटेल स्टोर्स हैं। अपने बोले तो कोको स्टोर्स पे काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा इनका फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी आज के टाइम पे अवेलेबल है। अब अगले में इनके प्रेजेंस की बात करें तो इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अपना जो प्रेजेंस बनाया हुआ है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा बना कर रखा है। अब तगड़ा इसलिए कि मैंने जो पीछे बताया आपको कि ये 350 से ज्यादा इनके पास अपने आउटलेट रिटेल स्टोर्स हैं। ये तो हो गया ऑफलाइन की दुनिया की बात, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रेजेंस बना के रखा है वो ऑनलाइन दुनिया में भी बना के रखा है, डिजिटली बना के रखा है ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ। इनका तो यहाँ तक कहना है कि इनका जो सबसे बड़ा सब ब्रांड है स्पार्क्स का, तो स्पार्क्स का जो सबसे बड़ा बायर है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ही है। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो आजकल के ज्यादातर जो यूथ हैं वो डिजिटली ज्यादा और ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेजी से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आपने स्पार्क्स का कोई प्रोडक्ट, चाहे वो स्लीपर्स हो, शूज हो या फिर सैंडल्स हो, अगर स्पार्क्स का आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज किया हुआ है तो आप ज्यादातर कहाँ प्रीफर करते हो, ऑनलाइन की दुनिया में या फिर ऑफलाइन की दुनिया में? नीचे कमेंट जल्दी करके बताओ। तो इन्हीं चारों मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कारण ही आज रिलैक्सो ग्रुप अपने हर ब्रांड को फैशनेबल, एफोर्डेबल और कंफर्टेबल के साथ साथ एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के रूप में उभरा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने डिटेल में समझा होगा पूरा इंडिया का जो फुटवेयर मार्केट इंडस्ट्री का जो साइज है उसके बारे में, और जो फुटवेयर कंपनी है रिलैक्सो के बारे में काफी इंसाइट्स मिले होंगे आपको इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी। तो अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो इसको लाइक करके हमें मोटिवेशन दो। अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन कमेंट में जरूर बताना डिसलाइक करने के कारण। और कमेंट में ये भी बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और आने वाले टॉपिक पे जो वीडियो आएगी वो आपकी डिमांड के ऊपर ही होने वाली है। और चैनल पे पहली बार आए हो या कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलो, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, गुड बाय, जय हिंद।